हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। और मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर नंबर 4 ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन मारते हैं कि व्हाट इज ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्यों तैयार किया जाता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली, एंड पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बाय राइटिंग द आइटम विच कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेज। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है वो पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेज में जो अंतर आ जाता है किसी भी एक निश्चित डेट पर, किसी भी एक प्रेस्क्राइब्ड डेट पर, कभी भी प्रेस्क्राइब्ड डेट पर दोनों के बैलेंसेज मैच नहीं करते हैं, क्योंकि कई सारे रीजन होते हैं। तो हमें समय समय पर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए, ऑल्दो इट इज़ नॉट कंपल्सरी बाय लीगल, यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक एंटरप्राइजेज के लिए, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कि जो कारण हैं, कि क्या कारण हमारे कंट्रोल में है, जो कारण हमें मालूम है, उन्हीं की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है या कोई और रीजन भी हो सकते हैं, तो समय समय पर बनाते रहना चाहिए अपने आप को इंश्योर करने के लिए। तो इम्पोर्टेंस वगैरह आपको दी हुई हैं, वो मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ आपको। बाकी ये सब आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए, कैश बुक क्या है, पासबुक क्या है, ऑलरेडी वैसे मैं आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बता चुका हूँ। रीजन्स की अगर बात करें तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इन बैलेंसेज के बीच में कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज में अंतर आने के जो रीज़न हैं वो मेनली 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है टाइमिंग डिफरेंस, एक है आइटम्स ओनली रिकॉर्डेड बाय द बैंक, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेज है। टाइमिंग डिफरेंस के अंदर 2 ही आते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्लियर्ड, और एरर कमिटेड बाय द बैंक और द ऑर्गेनाइजेशन। तो एरर कोई भी कर सकता है। तो चलिए, काफ़ी कुछ रिवीजन हो गया है। अब हम सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है आईसीआई के स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन नंबर 4। ऑल्दो इस तरह का जो क्वेश्चन है मैं कल के लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको करा चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं कई वे से कराऊंगा, जिससे जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे इस क्वेश्चन को करके क्लियर हो जाने चाहिए। ये क्वेश्चन जो बेस्ड है, इसमें रिवाइज कैश बुक बननी है पहले, उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनना है। मेनी टाइम स्टूडेंट सोचता है कि रिवाइज कैश बुक का जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है नॉर्मल बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। बिल्कुल अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन को मैं विदाउट रिवाइज कैश बुक सीधे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करूँगा, और एक बार रिवाइज कैश बुक के साथ फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में तैयार करूँगा। तो जो भी आपके मन के डाउट्स होंगे वो सारे फिनिश हो जाएंगे। और आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर रहेगा बैंक रिकन्सिलिएशन का। ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 30 September 22, the bank account of X according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 4062। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है कैश बुक का, तो हम इसे नॉर्मल बैलेंस में बदल लेते हैं माइनस लगाने के बाद। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। जहाँ तक सवाल बैंक स्टेटमेंट का है उसमें फेवरेबल बैलेंस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको कैश बुक का भी बैलेंस दे रखा है और पासबुक का भी बैलेंस दे रखा है, तो आसान हो जाता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो आपको गड़बड़ चेक करने का एक दोबारा से मौका मिलता है, कि आपको, क्योंकि पता है कि लास्ट आंसर क्या आना चाहिए। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग: ए चेक फॉर ₹13,14,000 deposited on 29 September 22 was credited by the bank only on 3rd October 2022। तो हम पहले बात करेंगे सीधे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की विदाउट प्रिपेयरिंग रिवाइज्ड कैश बुक। अब क्योंकि चाहे आप कैश बुक का बैलेंस ले लीजिए, पासबुक का निकाल लीजिए, चाहे पासबुक का लेके कैश बुक का निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो मैं कैश बुक क्योंकि ऊपर दिया हुआ है तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लेके चलूँगा। तो एक एक आइटम की हम बात करते हैं। कैश बुक का बैलेंस मैं लेके चलूँगा। जहाँ तक फॉर्मेट की बात है, नाम आ जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन BRS एज ऑन। आई थिंक मैं अपने नोट में देख लेता हूँ, 30 सितंबर डेट है, 30 सितंबर 2022। वन कॉलम में मैं आपको मालूम है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करता हूं मैं। पर्टिकुलर्स आ गए, एंड अमाउंट आ गया। तो सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो ओवरड्राफ्ट को मैं नॉर्मल बैलेंस में कन्वर्ट कर देता हूं माइनस का साइन देकर। इससे क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन को मैं ओवरड्राफ्ट की तरह भी दोबारा करा के देखूंगा। तो इस क्वेश्चन में सारी की सारी जितनी भी संभावनाएं हैं कि सेम क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में और किस तरीके से आपको करना है, तो वो सारी संभावनाएं आपको यहाँ पर फिनिश कर दूंगा। इसके बाद कुछ आइटम आपके ऐड के होंगे, कुछ आइटम आपके लेस के होंगे। इज इट क्लियर? अब एक एक आइटम पढ़ते हैं। ए चेक फॉर ₹13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 September 22 was credited by the bank only on 3rd October। तो 30 सितंबर को आप बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। एक चेक डिपॉजिट किया था जो कि अभी तक क्लियर होके बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, कैश बुक जब आप बना रहे होंगे तो कैश बुक में तो प्लस कर ही लिया होगा आपने बैलेंस, लेकिन बैंक में अभी प्लस नहीं हो पाया है, तो ये आएगा माइनस में, क्योंकि आपको आंसर निकालना है पासबुक का, और पासबुक में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिस तरीके से इवेंट हुई हैं, उसी तरीके से आपको प्लस या माइनस देना है। तो चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड, not yet credited. How much? 13,14,000, 13,14,000 क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, ए पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक पेमेंट है चेक के द्वारा 16,000 का, जो कि 2 बार कैश बुक में चढ़ गया है, पेमेंट चढ़ गया है। तो कैश बुक में जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट साइड होती है क्रेडिट की, और रिसीव की साइड होती है, जो भी आपका पास पेमेंट आता है वो होता है डेबिट। तो 2 बार कैश बुक में, ये एक एरर है, कैश बुक की गलती है, लेकिन रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि केवल मिलान करने के लिए बनाया जाता है कि क्या यही कारण है पासबुक के बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस में अंतर होने के। तो गलती को गलती ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इफेक्ट आप सोचिए कि कैश बुक में पेमेंट साइड आपकी क्या हो गई है, माइनस हो गई है डबल से। एक बार तो होनी चाहिए थी, तो वो तो पासबुक में भी हुई होगी, लेकिन कैश बुक में डबल अमाउंट चढ़ गया। इसका मतलब है कैश बुक आपकी माइनस हो गई होगी, लेकिन पासबुक आपकी क्या होगी, आपकी प्लस होगी। ये पासबुक में गलती नहीं है कि उन्होंने भी डेबिट कर दिया पेमेंट, क्योंकि पासबुक का डेबिट का मतलब है कि आपका बैलेंस कम होना, क्रेडिट का मतलब है कि आपका पेमेंट बढ़ना। तो अमाउंट ए पेमेंट बाय चेक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, इसी नाम से लिख देंगे, पेमेंट बाय चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो ये 16,000 जो है प्लस हो जाएंगे, क्योंकि पासबुक में पेमेंट साइड
यानी कि डेबिट साइड में ये एंट्री नहीं हुई होगी, 2 बार नहीं हुई होगी, तो पासबुक का बैलेंस इससे इन्फ्लेटेड होगा। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड आइटम है, ऑन 29th of September 2022 the bank credited an amount 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2022। बैंक को एक डायरेक्टली पेमेंट मिला कस्टमर से, तो बैंक को इसकी सूचना थी, बैंक ने क्रेडिट कर लिया होगा, लेकिन आपको एडवाइस नहीं मिली। एडवाइस नहीं मिलने का मतलब क्या है कि आपने अपने यहाँ एंट्री इसकी नहीं कर पाए हैं। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो ये भी ये ऐड में आएगा। बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, इन्फ्लेटेड होगा, तो ये ऐड के अंदर आएगा। तो डायरेक्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, डायरेक्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम a customer, how much it is, 1,17,400। next, bank charges amounting to 580 had not been entered in cash book, तो इससे पासबुक जो है माइनस में चली जाएगी। बैंक चार्जेज नॉट entered in कैश बुक, 580 से ये माइनस में चली जाएगी, 580 से ये माइनस के अंदर चली जाएगी। इसे माइनस का साइन भी दे देते हैं। फिफ्थ आइटम क्या है, ऑन 6 September 22, On 6 September 22, the bank credited 20,000 to X in error। बैंक ने गलती कर दी है और क्रेडिट कर दिया आपका अकाउंट 20,000 से। इससे क्या होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। तो बैंक क्रेडिटेड बाय एरर, जो भी नाम, जो भी नरेशन यहाँ दिया हुआ है, बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू X बाय एरर, बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू X बाई एरर। तो इससे क्या होगा, आपका बैलेंस प्लस हो जाएगा पासबुक का, क्योंकि हमें आंसर पासबुक का निकालना है। 6 पॉइंट देखिएगा, ये एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज की पहली बार आई है, तो इसे अच्छी तरह डिटेल में समझिएगा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,40,000 was discounted by X with his bank। This bill was dishonored on 28 September 22, but no entry had been made in the books of X। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,40,000 रुपये का, जो कि डिस्काउंट कराया गया है एक्स के द्वारा अपने बैंक से। ये बिल डिसोनर हो गया है 28 सितंबर 22 को, बट कोई भी एंट्री एक्स की बुक में अभी तक पास नहीं हुई है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 11th के बिल ऑफ एक्सचेंज में। सर ये क्या बोल दिया, 11th क्लास का तो कुछ भी याद नहीं है हमें। अब 11th क्लास का आपको याद नहीं है और अभी सीए फाउंडेशन में मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया नहीं है, तो कैसे बात बनेगी। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, और अगर कोशिश सफल नहीं भी हो पाई तो चिंता मत कीजिएगा। जहाँ जहाँ ये एंट्री आएंगी आपको, तो फिलहाल उन्हें कोशिश कीजिए जितना भी समझ में आ जाए, और जब बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो उसके बाद तो समझ में आ ही जाना है। फिर भी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है अपने डेटर के ऊपर, जिससे आपको पैसा प्राप्त करना है, उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज? वो इसलिए लिखा जाता है कि डेटर इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको पेमेंट कर पाए। वो आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद का वायदा कर रहा है, लेकिन आपको भी आज ही रिक्वायरमेंट है फंड्स की, कि आपको बाजार में पैसा देना है, कुछ सामान खरीदना है। आपके भी जो आपके क्रेडिटर हैं वो आपके ऊपर तगादा कर रहे हैं, तो कैसे सेटिस्फाइड कराएं? पैसे की नीड तो हर एक को है। तो डेटर ये कह रहा है आपका कि अभी तो मैं देखिए पोजीशन में नहीं हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए, कपड़े फाड़ दीजिए, मेरे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मेरे पास नहीं है। आज से 3 महीने बाद मैं आपका पेमेंट दे दूंगा, और
आपको क्योंकि आज ही जरूरत है फंड की, तो आप मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कीजिए। तो आपको अगर ध्यान आ रहा होगा ड्रोअर, ड्रोई, तो ड्रोअर होता है जो बिल ड्रॉ करता है, यानी जिसे पैसे लेने होते हैं। ड्रोई होता है जिससे पैसे लेने होते हैं, उसे डेटर भी बोल देते हैं। तो जिस समय बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा तो एंट्री बनती है बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि BR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोई, या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं टू डेटर। तो डेटर आपके कम हो जाते हैं और उसकी जगह एक नई एसेट आ जाती है, वो आ जाती है BR के रूप में। मैं एंट्री लिखता हूं, देखिए आपके लिए। जिस समय बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है तो उस समय BR अकाउंट डेबिट टू ड्रोई बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, वैसे ये डेटर होता है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैसे इसे डेटर बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में से ड्रोई बोलते हैं। तो आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, ये इस तरह समझ लीजिएगा कि डेटर का बैलेंस डेबिट होता है। अब आपने क्रेडिट कर दिया तो नलीफाई कर दिया। सपोज कीजिए कि आपके डेटर का बैलेंस 10 लाख रुपए था, 2 लाख के डेटर के ऊपर आपने BR ड्रॉ कर दिया, तो अब आपकी बुक्स में जो डेटर बचेंगे वो 8 लाख के बचेंगे। 2 लाख के डेटर खत्म हो गए हैं फॉर द टाइम बीइंग, उनकी जगह एक नई एसेट क्रिएट हो गई है जिसे हम BR के नाम से जानते हैं। इस तरह समझ लीजिए कि मेरे पास एक AC है, मैंने AC को बदल कर कोई दूसरी चीज परचेज कर ली बदले में, तो एक AC भी मेरे पास एसेट थी। अब AC को मैं चेंज करके, हो सकता है वॉशिंग मशीन ले लियो, अदला बदली करके पुराना AC दिया, पुरानी वॉशिंग मशीन ले ली, ठीक। तो मुझे आज AC की जरूरत नहीं है, जो बंदा मुझे जो मुझे बंदा वॉशिंग मशीन दे रहा है उसे वॉशिंग मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोनों का काम हो गया। मैंने AC उसे दे दिया, वॉशिंग मशीन की मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो एक एसेट गई और दूसरी एसेट क्रिएट हो गई। सेम चीज यहां पर होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर कम हो जाते हैं आपके, लेकिन एक नई एसेट क्रिएट हो जाती है BR। अब इस BR का फायदा क्या है? देखिए BR का फायदा क्या है, मार्केट में क्या होता है, आप इसे डिस्काउंट करा सकते हैं। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है कि आज आपको अगर कैश की नीड है, लिक्विड मनी की नीड है, तो बैंक तैयार है, 3 महीने बाद उसे पेमेंट मिलेगा, बैंक आज ही आपको पेमेंट देगा, तो वो इसे डिस्काउंट कर देता है। डिस्काउंट का मतलब है ब्याज काट लेता है, क्योंकि आज वो आपको पेमेंट दे रहा है और 3 महीने बाद उसे पेमेंट मिलेगा। तो अगर आप जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी आप डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब क्योंकि डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी होगा, क्योंकि आपका खर्चा है, टू BR। अब आपके पास से BR चला गया, ठीक है। रेस्पेक्टिव अमाउंट हम भर लेंगे यहाँ पर कि कितना आपके पास पैसा आया, कितना आपके खर्चे कटे, और BR तो पूरी अमाउंट से आएगा। जब बैंक 3 महीने बाद ड्रोई के पास जाएगा, ड्रोई का दरवाजा खटखटाएगा, हेलो ड्रोई, मैं आ गया हूं और आज आपको पेमेंट करना है, तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो ड्रोई पेमेंट कर देगा तो बात खत्म, लेकिन अगर ड्रोई ने आनाकानी की तो ये बिल डिसोनर माना जाता है। उस केस में बैंक जो है अपने जो ओरिजिनल बंदा था, यानी कि आप जिसकी बुक्स की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर X, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर X की बात कर रहे हैं, तो X से कहेगा कि आपने जिससे कहा था पेमेंट लेने के लिए उसने तो मना कर दिया, उसने तो डिसोनर कर दिया, अब आप पैसा मुझे दीजिए। तो X की बुक्स में अगर हम बात करें कि हम X की बुक्स की बात कर रहे हैं, तो X की बुक में अब क्या होगा कि बैंक को पैसा देना है आपको, लेकिन साथ के साथ आपको ड्रोई से लेना भी है, डेटर से लेना भी है। जिस समय बिल ऑफ एक्सचेंज उसने एक्सेप्ट किया था, BR एक्सेप्ट किया था, तो आपने अपनी बुक से डेटर्स का बैलेंस कम कर दिया था, लेकिन क्योंकि अब उसने आनाकानी की, उसने डिसोनर कर दिया, तो अब एंट्री बनेगी डेटर, कस्टमर कह दीजिए, ड्रोई कह दीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है उसे ड्रोई कहते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक को आपको पैसा देना है, आपके पास से बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को समझा दिया है, तो आई थिंक क्योंकि ये एंट्री ना लगभग हर क्वेश्चन के अंदर फंसती है डिसऑनर्ड वाली, तो 1,40,000 रुपये का जो बिल था वो डिस्काउंट किया गया था, लेकिन डिसऑनर हो गया और कोई भी एंट्री X की बुक में पास हो नहीं पाई। तो इट मीन्स कि बैंक ने अपनी पासबुक का बैलेंस कम कर लिया होगा और आपने कम नहीं किया,
अब क्योंकि आंसर हमें पासबुक के अकॉर्डिंगली निकालना है तो यहाँ पर इसे माइनस लिखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड। हाउ मच अमाउंट इज 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7, चेक इश्यूड अप टू 30 सितंबर 22 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल्ड 13,26,000। जो चेक इशू किए गए 30 सितंबर 2022 तक वो प्रेजेंट नहीं हो पाए पेमेंट के लिए, और उनका जो टोटल है वो है 13,26,000। तो जैसे ही चेक आप इशू करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस माइनस कर लेते हैं, चेकबुक का बैलेंस माइनस कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो प्रेजेंट नहीं होंगे पेमेंट के लिए तो पासबुक माइनस नहीं होगी। तो इससे क्योंकि पासबुक माइनस नहीं हुई है तो इससे पासबुक का जो बैलेंस है वो इन्फ्लेटेड होगा, बढ़ा हुआ होगा, तो आपको भी बढ़ाना है। चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 13,26,000। तो यहाँ पर एक नया बैलेंस निकाल लेते हैं, एक नया बैलेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 16,000 प्लस 1,17,400, आप भी कीजिए, आपके पास भी कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में। तो 13,26,000 माइनस 4062, तो एक नया बैलेंस आ गया आपके पास 14,75,338। अब इसमें से ये तीन चीज़ें जो हैं माइनस करनी है, 13,14,000 माइनस 580 माइनस 1,40,000, ये आ गया 20,758, जो कि क्वेश्चन में आपका पासबुक का बैलेंस भी था। तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 20,758। ये तरीका था आपका सेम क्वेश्चन को विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। अब सेम क्वेश्चन को हम आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक भी करेंगे, तो उससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये तरीका था मेरा ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को नॉर्मल बैलेंस में कन्वर्ट करने का, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस लगाना है। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन देखेंगे आईसीआई की बुक का, तो जो जो चीज़ें मैंने ऐड कर रखी होंगी उन्होंने लेस कर रखी होंगी, जो जो लेस कर रखी होंगी वो ऐड मैंने कर रखी होंगी। बिल्कुल रिवर्स हो जाता है क्योंकि उन्होंने ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को पॉजिटिव ही माना है। तो मैं उस तरीके से, उस एंगल से भी सोचना आपको बता दूंगा कि कभी जरूरत पड़े तो वो एंगल भी आपको आ जाए। बाकी अगर कुछ नहीं कहा गया है तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको एक ही पैटर्न रखना है, एक ही थॉट प्रोसेस रखना है, चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी करने के लिए मैं उस तरीके से भी आपको बताऊंगा। तो ये बात हुई आपकी बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। अब बात आती है कि अगर एडजस्टेड कैश बुक पूछी है तो क्या करेंगे हम। देखिए, अगर एडजस्टेड कैश बुक पूछी है तो यहाँ पर अगर आप देखें 4 ऊपर आइटम्स थी जो कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस थी और 3 नीचे हैं 7। इन 7 में से कुछ आइटम्स कैश बुक में एडजस्ट होंगी और कुछ आइटम डायरेक्टली बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में आती हैं। सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी, कौन सी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगी। थ्योरी के अंदर भी दे रखा है, कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन करते वक्त, आज भी बता दे रहा हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन में केवल 2 ही आइटम जाती हैं अगर एडजस्टेड कैश बुक पूछी है। एक तो टाइमिंग डिफरेंस से रिलेटेड जो भी क्लोजेज हैं, जो भी आइटम्स हैं टाइमिंग डिफरेंस से रिलेटेड, वो सीधे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ही पार्ट बनती हैं, वो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाती है। इसके अलावा एरर कमिटेड बाय द बैंक, ध्यान दीजिएगा, एरर कमिटेड बाय द बैंक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आइटम रिकॉर्डेड ओनली बाय द बैंक, दोनों में अंतर है। कुछ आइटम ऐसी हैं जो रिकॉर्डेड बाय द बैंक ही होती हैं
बल्कि वो एरर नहीं होती हैं, तो वो तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी। लेकिन जो एरर कमिटेड बाय द बैंक है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाती हैं। बाकी सब चीज़ें एडजस्टेड कैश बुक के अंदर दूर होती हैं और एक फिर नया बैलेंस आता है एडजस्टेड कैश बुक का। उसे स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के बाद हम फिर पहुंचते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में और पासबुक का बैलेंस निकालेंगे नए बैलेंस के साथ। अब आप इसका रीजन समझ लीजिए कि एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी आइटम जाती हैं और बैंक रिकंसिलिएशन में कौन सी आइटम जाती है। देखिए, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कोई भी आइटम जो कि डिफरेंस का कारण बन रहा है वो देर सवेर अंतर दूर हो ही जाएगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में भी देखें, मैं पहला आइटम की ही बात करता हूं जो 13,14,000 के आइटम की बात थी। और वो क्या थी? 13,14,000 का चेक डिपॉजिट किया आपने 29 सितंबर को, लेकिन बैंक ने क्रेडिट किया 3 अक्टूबर को। अगर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप 29 सितंबर को ना बना रहे हो, 3 अक्टूबर को बना रहे होते, तो ये वाला चीज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आती ही नहीं, क्योंकि ये कारण बनता ही नहीं। गेटिंग दिस पॉइंट? आप क्योंकि 30 सितंबर को बना रहे हैं तो ये टाइमिंग डिफरेंस है जिसकी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन में आ रही है, दोनों बुक के बैलेंस मैच नहीं कर रहे। लेकिन अगर 3 अक्टूबर को बनाते, आप सोचिए ना, 30 सितंबर को बना रहे हैं, पूरे सितंबर में क्या यही चेक डिपॉजिट किया था आपने जो कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया? चेक डिपॉजिट भी किया होगा, 2-4 दिन के बाद वो बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया होगा, क्योंकि आप 30 सितंबर को बना रहे हैं। तो वो सारे चेक डिपॉजिट जो आपने सितंबर महीने के अंदर करे, कोई 2 सितंबर को करा, 5 सितंबर को क्रेडिट हो गया, कोई 7 सितंबर को आपने डिपॉजिट किया, 11 सितंबर को क्रेडिट हो गया, तो वो सब चीजें तो नहीं आएंगी ना, क्योंकि 30 सितंबर से पहले वो गड़बड़ी दूर हो चुकी है। लेकिन ये वाली गड़बड़ी ऐसी है कि 30 सितंबर तक नहीं हुई थी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आ गई। अब आप मुझे बताइए कि एडजस्टेड कैश बुक, ये कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी है ना, ये कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी है। आपने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में डाल दिया, बैंक ने नहीं डाल पाया था क्योंकि 30 सितंबर तक, 3 अक्टूबर तक उसे पता ही नहीं था इस बात का, 3 अक्टूबर तक उसके बाद क्लियरेंस आई नहीं है। तो क्या इस चीज को दोबारा से आप कैश बुक में डालेंगे? कैश बुक में तो एक बार एंट्री हो चुकी है ना, तो इसको तो दोबारा नहीं डालेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, ए पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ये गड़बड़ी है जो कि आपने एक्स ने खुद करी है, पेमेंट साइड में 16,000 रुपये डाल दिया, तो इस गड़बड़ी को आप ही तो दूर करेंगे। अब कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, अल्टीमेटली करनी तो आपको ही है। आप पहले बिना एडजस्टेड कैश बुक बनाए हुए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए, आप बाद में दूर करेंगे। तो एक अच्छा सा तरीका ये भी होता है कि पहले जो गलतियां दूर होने लायक हैं, जो कैश बुक में ही दूर होने लायक हैं, तो एक नई कैश बुक क्यों ना बना ली जाए, तो उससे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये तो दूर करोगे ना आप, जो अदरवाइज भी लेटर और सूनर आपको ये गलती कैश बुक के अंदर दूर करनी ही करनी है, तो क्यों ना आप कर लें। तो ऐसी आइटम जितनी भी हैं वो सीधे एडजस्टेड कैश बुक में आती हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया। बाकी 2 आइटम आपकी रिकंसाइलिएशन स्टेटमेंट में आती है, उसके कारण भी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि 2 आइटम में से एक आइटम जो टाइमिंग डिफरेंस है वो कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। चेक डिपॉजिटेड ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो आप इसे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं ले जा सकते। और एरर कमिटेड बाय द बैंक, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपये 20,000 रुपये का कुछ था, पॉइंट नंबर 5 अगर देखेंगे तो 20,000 रुपये का अमाउंट गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया। तो गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो इस गलती को बैंक ही तो दूर करेगा, या आप एडजस्टेड कैश बुक बना के दूर कर देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ऐसी चीजें सीधे रिकंसाइलिएशन स्टेटमेंट में ले जाएंगे, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो एडजस्टेड कैश बुक में दूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा, और फिर एक नए बैलेंस के साथ हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है तैयार करेंगे। इसको हम सीधे यहीं से आंसर से देख लेते हैं, हमारा टाइम भी कम खर्च होगा। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो तो सीधे आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा, जो भी ऐड लेस मैंने बता रखा उसी तरीके से जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद भी उसी तरीके से जाएगा, बशर्ते कि आप ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को एक नॉर्मल बैलेंस में माइनस लगा के कन्वर्ट कर लें, है ना। क्योंकि जैसे आईसीआई ने सोल्यूशन दे रखा है
तो उसमें ओवरड्राफ्ट को ओवरड्राफ्ट मान रखा, पॉजिटिव बैलेंस ही ले रखा है। तो जो भी आइटम मैं प्लस करूंगा वो फिर माइनस में हो जाएंगी, जो भी आइटम माइनस करूंगा वो प्लस में हो जाएंगी। उस तरीके से भी सोल्व हो जाएगा। सेकेंड है, ए पेमेंट बाई चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो बाई साइड में पेमेंट साइड जो होती है, क्रेडिट साइड होती है कैश बुक में, 2 बार चढ़ गया। तो गलती को दूर करने का तरीका क्या है, एक बार आप डेबिट कर दीजिए। गेटिंग दिस पॉइंट, पहले तो बैलेंस ही आप उतारेंगे 4062, क्लियर, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। तो 16,000 रुपये को आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। फिर ऑन 29 सितंबर 22, थर्ड पॉइंट में पढ़ रहा हूं, ऑन 29 सितंबर 22 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर 2022। 1,17,400 का एक कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया बैंक को, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। आपको भी बढ़ाना है क्योंकि पेमेंट आप ही के पास आया है, लेकिन क्योंकि 1 अक्टूबर तक आपको एडवाइस रिसीव नहीं हुई थी तो आपने नहीं बढ़ा पाए। तो अल्टीमेटली लेटर और सूनर आपको ये तो कैश बुक में लाना ही है। तो क्यों ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने से पहले ले आए, इससे कैश बुक बढ़ेगी। तो आप कैश बुक बढ़ाएंगे कैसे, 1,17,400 को कैश बुक के अंदर डेबिट कर लीजिए कस्टमर के नाम से। तो डायरेक्ट डिपॉजिट 1,17,400, 1,17,400, क्लियर। नेक्स्ट है, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ये ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्डेड बाय द बैंक है। इससे ऊपर की जो 1,17,000 की, ये भी ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्डेड बाय बैंक थी। तो ये 580 ऐसी है जो आपको कैश बुक में लाने ही पड़ेंगे लेटर और सूनर। तो क्यों ना अभी ले आए बाय बैंक चार्जेस के नाम से, क्योंकि ये एंट्री है, ट्रांजेक्शन है, ओनली रिकॉर्डेड बाय द बैंक। 6 सितंबर 2022 को बैंक ने क्रेडिट किया 20,000 रुपये टू एक्स बाई एरर। तो ये तो बैंक की गलती है। तो जो बैंक की गलतियां होती हैं वो डायरेक्टली रिकंसाइलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जाती हैं, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 डिस्काउंटेड बाई एक्स। तो ये ट्रांजेक्शन एरर नहीं है, ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्डेड बाय बैंक थी कि बैंक ने अपना बैलेंस घटा लिया है और आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसओनर की सूचना नहीं मिल पाई तो आप ब्लेस नहीं कर पाए, तो आप भी घटा लीजिए कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करके, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करके 1,40,000, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट का मतलब है कि आपको बैलेंस माइनस करना है। क्लियर होगी बात ये। इसके बाद है लास्ट चेक इश्यूड अप टू 30 सितंबर 22 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल्ड 13,26,000। तो चेक इश्यूड, ये टाइमिंग डिफरेंस है। जब आपने चेक इशू करे तो कैश बुक में तो एंट्री पास कर ही रखी है आपने, बैंक में पास नहीं है, तो ये दूर होगी आपकी बैंक रिकंसाइलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद। तो एक नया बैलेंस आएगा आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन का, कैश बुक का सॉरी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। तो इस ओवरड्राफ्ट के बैलेंस से दोबारा से आप ये नया रिकंसाइलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये ICI का सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या कर रखा है कि ओवरड्राफ्ट को माइनस नहीं कर रखा है। तो जो यहाँ पर ऐड आ रही होंगी वो मेरी माइनस में होंगी, जो यहाँ पर माइनस आ रही होंगी वो मेरी ऐड के अंदर होंगी। लेकिन लास्ट का आंसर यही मैच करेगा आपका 100%, एंड बोथ मेथड आर करेक्ट। दूसरी बात, अब आप कहेंगे सर हमें इसी तरीके से करना है, तो 2 तरीके हैं। एक तो मैंने बता दिया कि आप नॉर्मल पहले बैलेंस की तरह सोचिए, अब फिर जब आप एंट्री पास करेंगे तो उन्हें रिवर्स कर दीजिएगा, तो भी इस तरह से हो जाएगा आपका। इसे माइनस मत लिखिए, ठीक है। और आप नॉर्मल बैलेंस की तरह सोच रहे हैं तो आप जो भी आपका प्लस या माइनस आता है तो उसे रिवर्स कर दीजिएगा यहाँ पर लिखते वक्त। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट को ओवरड्राफ्ट की तरह आपको थोड़ा प्रोसेस देता हूँ मैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपने पैसा ज़्यादा निकाला हुआ है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, आपने चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, लेकिन बैंक ने क्रेडिट अभी नहीं कर रहा है, तो आपने कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा या नहीं हो गया होगा। देखिए अगर कैश बुक में बैलेंस था तो चेक डिपॉजिट करने से, पैसे जमा करने से बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट है
और आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट कम होगा। तो जब ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कम होगा, क्योंकि ये पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई है तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा। तो बढ़ गया है तो आपने भी यहाँ पर इंक्रीज में लिख दिया एड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 30 सितंबर 22। इस तरीके से भी आप सोचा जा सकता है, लेकिन कंफ्यूज ना हो आप, इस वजह से मैंने सिंप्लीफाई वे दे दिया है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे चैप्टर हैं आपके पास अपनी नॉलेज को दिखलाने के लिए, तो कंफ्यूजन से बचना है हमें। लेकिन मैंने हर तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी भी बच्चे को शिकायत ना रहे कि सर हमें तो ICAI वाला मेथड ही समझना है। तो मैंने ICAI वाला मेथड भी दो तरीके से समझा दिया। एक तो यह कि थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया, एक ये है कि आप पहले जो साइन देंगे प्लस या माइनस के वो नॉर्मल देंगे, लेकिन लिखते वक्त उन्हें रिवर्स कर देंगे तो भी वो तरीका आपका चल जाएगा। अब चलिए, बहुत समय हमने इलस्ट्रेशन 4 में लगा दिया है, अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इलस्ट्रेशन 5 के अंदर, तो मैं यहाँ से बताता रहूँगा। ऑन 30 दिसंबर 2022 क्वेश्चन नंबर 5 ICAI इलस्ट्रेशन नंबर 5। On 30th December 2022, the bank column of A dot flip, ध्यान दीजिएगा हम बात कर रहे हैं A dot flip, कैश बुक showed a debit balance of ₹4610. On examination of the cash book and bank statement, you find that ये डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस है। चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 which were issued to trade payables and entered in cash book before 30th December 22 were not presented for payment until that date। मैं दोनों ही तरीके से इसको भी बताऊंगा आपको। देखिए, क्योंकि जो मुझे नीचे दिख रहा है पूछा हुआ क्या है, उसमें एडजस्टेड कैश बुक पूछी है, तो कौन सी चीज़ें एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी, ये टाइमिंग डिफरेंस वाली बात है कि चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 विच वर इशूड टू ट्रेड पेबल्स, लेकिन 30 दिसंबर तक आपका ये प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो कैश बुक का बैलेंस घटा रखा होगा, इससे पासबुक का बैलेंस इन्फ्लेटेड होगा इससे। अब क्योंकि आंसर आपको पासबुक का निकालना है, ये टाइमिंग डिफरेंस वाली बात है, तो आपका सीधा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ जाएगी। तो देखिएगा 6,30,000 रुपये सीधे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जाएगी। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये न्यू बैलेंस है, तो हम जब एडजस्टेड कैश बुक बना लेंगे तो उसके बाद ये पता लगेगा। तो जब भी एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन आएगा तो पहले एडजस्टेड कैश बुक ही बनानी है आपको, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक लिख के जगह छोड़कर ये आइटम जो आपकी टाइमिंग डिफरेंस की हैं वो आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाइएगा, जो एडजस्टेड कैश बुक की हैं एडजस्टेड कैश बुक में ले जाइएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। Point number 2, check amounting to 2,50,000 had been recorded in cash book as having been paid into the bank on 30th December 22 but were entered in the bank statement on 1st January 23। ये चेक डिपॉजिटेड वाला केस है, इससे आपने कैश बुक बढ़ा ली होगी लेकिन बैंक की पासबुक तो बढ़ी भी नहीं है, तो टाइमिंग डिफरेंस वाली बात है, तो ये माइनस में आ जाएगी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, ये चेक रिसीव्ड 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30th December 22 बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस चेक अपीयर्ड इन द कैश बुक। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की थी, चेक की बात आ गई। चेक डिसऑनर होने का मतलब है कि बैंक ने आपका बैलेंस घटा लिया होगा, तो बैंक ने घटा लिया है, आप घटा नहीं पाए। अब क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक है ये, तो एडजस्टेड कैश बुक में ये गलती कैश बुक में दूर होगी, क्योंकि लेटर और सूनर आपको ये कैश बुक में एंट्री करनी ही करनी है। तो कैश बुक में घटाने का तरीका क्या है कि 73,000 को पेमेंट साइड में दिखला दीजिए बाई ट्रेड रिसीवेबल, बाई ट्रेड रिसीवेबल। चेक किससे आया होगा, आपके डेटर से आया होगा, तो उन्हें ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। बाई डेटर लिख दीजिए। A dividend of 3,80,000 paid direct to the bank had not been recorded in the cash book। 3,80,000 रुपये का डिविडेंड डायरेक्टली पेड हुआ बैंक को, यानी कि कहीं और में आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसका डिविडेंड आया बैंक में जमा हो गया,
तो लेटर और सूनर ये कैश बुक में आएगा, तो ये ट्रांजेक्शन है ओनली रिकॉर्डेड बाय द बैंक। तो 3,80,000 टू डिविडेंड रिसीव के नाम से आपका एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेज अमाउंटिंग टू 4,200, तो ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक है, ये बाई में आ जाएगी। नो एंट्री 6 पॉइंट देखिएगा, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक फॉर ए ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड वाया बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 22। आपने कहीं ट्रेड सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि हर महीने या हर साल एक अमाउंट कटती चली जाएगी, तो डायरेक्ट बैंक से कटती चली जाएगी। इसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं, कई जगह स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के नाम से भी आ जाएगा कि बैंक को आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है और आपको ध्यान नहीं रहता वो कैश बुक में एंटर करने का, तो लेटर और सूनर इसको भी आपको कैश बुक में एंट्री करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एरर तो है नहीं। तो 10,000 रुपये आपका ट्रेड सब्सक्रिप्शन के नाम से एडजस्टेड कैश बुक में पेमेंट साइड के अंदर आ जाएगा। ये चेक फॉर 27,000 ड्रोन बाई बी फिलिप, ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह की एंट्री जो है बड़ा कंफ्यूजन वाली एंट्री होती है। तो हम जो बुक्स तैयार कर रहे हैं वो ए डॉट फिलिप की तैयार कर रहे हैं, ये बात आ रही है बी डॉट फिलिप की। ये चेक फॉर 27,000 ड्रोन बाई बी डॉट फिलिप had been charged to A. Philip बैंक अकाउंट by mistake in December 22। बैंक से गलती हो गई, तो बैंक से गलती होगी, बैंक भुगतेगा, हम इसे एडजस्टेड कैश बुक में दूर नहीं कर सकते हैं। तो चेक 27,000 रुपये का जो बी डॉट फिलिप के द्वारा ड्रॉ किया गया था वो गलती से हमने ए डॉट फिलिप के बैंक अकाउंट में चढ़ा दिया। चेक ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, इशू करना, जैसे हम कहते हैं चेक इशू करना। तो चेक इशू करने से बैंक बैलेंस आपका कम होता है, अगर बैंक में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, तो कभी ना कभी तो प्रेजेंट होगा। तो कह रहे प्रेजेंट तो हो गया, लेकिन बी डॉट फिलिप ने चेक इशू किया था, गलती से ए डॉट फिलिप के अकाउंट में चला गया, तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है बैंक में कम हो गया होगा, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर माइनस में आ जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, फिर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आप लेके एक नया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 8 तो पिछली क्लास में हमने करा ही था, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, बीच में क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं। ऑल्दो इसमें कोई एडजस्टेड कैश बुक वगैरह नहीं है, ये तो सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इलेक्ट्रीशियन 9 है ICAI स्टडी मॉड्यूल का, व्हेन निकी एंड कंपनी रिसीव्ड ए बैंक स्टेटमेंट showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended on 30th June 22, this did not agree with the balance in the cash book. An examination of the cash book and bank statement disclosed the following: a deposit of 3,09,200 paid on 29th June 22 had not been credited by the bank until 1st July 22। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि आपको ये पासबुक का बैलेंस दे रखा है और निकालना कैश बुक का है, क्योंकि गलती कई बार जल्दीबाजी में ऐसी हो जाती है कि हमें कैश बुक का सोच के फिर पासबुक की तरह सोचने लगते हैं कि यार ये कैश बुक का बैलेंस है। तो बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि थॉट प्रोसेस अब आपको कैश बुक की तरह रखना है कि कैश बुक में किसी भी गलती का क्या इम्पैक्ट आया होगा, वो प्लस हुई होगी या माइनस हुई होगी, और जिस तरह का आया होगा उसी तरह से आपको देना है। 3,09,200 आपने पेड किया, बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक क्रेडिट कर पाया बाद में, तो बैंक का बैलेंस कम होगा लेकिन कैश बुक का बढ़ा हुआ होगा। अब क्योंकि आपको कैश बुक के हिसाब से ही सोचना है, आंसर कैश बुक का ही निकालना है, तो ये चली जाएगी प्लस के अंदर। आप देखिएगा 3,09,200 प्लस के अंदर। सेकेंड आइटम, on 30th March 22 the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakh on 10th of each March commencing from April 22
नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। एक कंपनी जो है एक हायर परचेज एग्रीमेंट में एंटर किया, और हायर परचेज एग्रीमेंट में ये था कि हर महीने 3-3 लाख रुपए की कोई किस्त जानी है, तो बैंक से तो कटती चली गई होगी, लेकिन कैश बुक में आप एंट्री नहीं कर पाए और आप 30 जून को बना रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 9 लाख टोटल है। तो बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन क्योंकि कैश बुक में इसका पता ही नहीं था 30 जून तक, तो एक तरह से कैश बुक का जो बैलेंस है वो 9 लाख रुपए से इन्फ्लेट होगा। तो आंसर आपको क्योंकि कैश बुक का निकालना है, तो ये 9 लाख रुपए भी आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। A customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. एक कस्टमर जो फर्म का है जिसे 4% का कैश डिस्काउंट मिला, 4 लाख रुपए का पेमेंट था, तो उसने तो एक चेक दे दिया फर्म को। जाहिर सी बात है 4% का कैश डिस्काउंट मिला तो 16,000 रुपये काट के दिए होंगे। 16,000 रुपये जब 4 लाख से माइनस करेंगे तो 3,84,000 बैठेगा। तो एंट्री बननी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और बैंक में क्रेडिट जो होने चाहिए थे बैंक ने वो 384 होने चाहिए थे, बैंक ने 384 ही करे। कैश बुक में जो डेबिट होने चाहिए थे वो भी 384 होने चाहिए थे, लेकिन कैशियर ने ग्रोस अमाउंट डाल दिया बैंक कॉलम में। यानी कि होना क्या चाहिए था, 384 डलते बैंक में और 16,000 डलते डिस्काउंट में, लेकिन कैशियर ने गलती से पूरा 384 ही डाल दिया। इससे कैश बुक का जो बैलेंस है वो बढ़ गया, 16,000 रुपये थे तो 16,000 रुपये बढ़ गया, तो आप भी यहाँ पर प्लस कर दीजिए क्योंकि आपको आंसर कैश बुक का ही निकालना है। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, तो इससे भी प्लस हुआ होगा कैश बुक का बैलेंस, क्योंकि ये कैश बुक में चढ़े हुए नहीं है। On 28th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank 4 लाख but no entry। ये बैंक में डायरेक्टली डिपोजिटेड आपको नहीं पता है, तो ये कैश बुक में नहीं पता है, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस इससे माइनस हो गया होगा। 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 11,200 का पेड इनटू द बैंक, यानी कि आपने 11,200 जमा करे बैंक में, ये 2 बार चढ़ा दिया आपने, तो 2 बार चढ़ाए थे तो बैंक का बैलेंस 2 बार बढ़ गया होगा। एक बार तो बढ़ना चाहिए था, तो एक बार की एंट्री तो बैंक ने भी करी होगी, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा एंट्री कर दी जिससे कैश बुक का बैलेंस 11,200 से बढ़ गया, तो आप भी बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट, ए डेबिट ऑफ 11 लाख appeared in the bank statement for unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again 5th July 2022। ये भी डिसऑनर्ड वाला ही केस है कि बैंक स्टेटमेंट में 11 लाख रुपए का डेबिट पड़ा हुआ है। डेबिट का मतलब है आपका बैलेंस 11 लाख रुपए से कम कर दिया। फॉर अनपेड चेक, हुआ क्या होगा कि चेक दिया होगा, फिर वो डिसऑनर हो गया तो डेबिट कर दिया। विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू द बैंक अगेन 5 जुलाई। कस्टमर ने दोबारा चेक दिया और 5 जुलाई को वो बैंक ने एंट्री करी, लेकिन फिलहाल क्योंकि गलती आपकी जून तक की है, तो उस केस में आपने 11 लाख रुपए को डेबिट करना चाहिए था। डेबिट से मतलब है कि आपको अपना बैलेंस कम करना चाहिए था कैश बुक के अंदर, जो आपने नहीं किया, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो ये 11 लाख रुपए भी यहाँ पर आपके आ जाएंगे ऐड के अंदर। तो जल्दी से बताइए बेटा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं या नहीं हुए हैं? हर तरीके से मैंने क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑलरेडी वी हैव डन। ये पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं ये कर लीजिएगा आप। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तो मैंने करा दिया, जो कि रिसेंटली सितंबर 24 के एग्जाम में ही पूछा गया था। बाकी बचे 19 आपके 19 क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। सर अगर कोई प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। इसके अलावा मैं हर क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं। मैं लेक्चर वाइज न लेके हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, सो दैट कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 17 में प्रॉब्लम आती है
तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग ना देखनी पड़े, आपको केवल क्वेश्चन नंबर 17 ही मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।